गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लाइफस्टाइल एकेडमी। आज हम सीयूईटी 2025 के टॉपिक मनी एंड बैंकिंग की बात करेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स डोमेन में आता है। आई एम अनमोल झा एंड आर यू रेडी टू स्कोर 800 ऑन 800 इन सीयूईटी? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मनी और बैंकिंग के आने के पहले क्या था इस दुनिया में। तो पहले जो सिस्टम यूज करते थे उसका नाम क्या था? बार्टर सिस्टम। The barter system is an old method of exchange where goods and services are traded directly without using money. बार्टर सिस्टम किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जहां पे लोग सामान के बदले सामान बदलते थे और पैसों का कोई भी लेन देन नहीं किया जाता था। इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप मान लो कि एक फार्मर है और उस फार्मर के पास 100 केजी 100 केजी वीट है। ठीक है, 100 केजी वीट है और वो जाता है एक कॉबलर के पास जिसके पास 5 पेयर शूज हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या करते हैं? अपने सामान को बदल लेते हैं। फार्मर अपनी तरफ से वीट दे देता है और कॉबलर से शूज ले लेता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता था और कब किया जाता था? वेन when there was when there was no concept of money। जब मनी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मनी जैसी कोई चीज भी होती है, तब दुनिया में लोग कैसे सामान बदलते थे? बार्टर सिस्टम की मदद से। ठीक है, अब देखते हैं बार्टर सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस हुआ करते थे? सबसे पहली चीज, बहुत सिंपल सिस्टम है। ठीक है, इसके लिए कोई करेंसी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप बस आओ अपना सामान लेके और सामने वाले पर्सन से आपको जो सामान चाहिए आप उनसे वो सामान ले लो। तो ये काफी सिंपल सिस्टम था। ठीक है, इसमें कोई स्टैंडर्ड करेंसी किसी भी चीज की हमें कोई नीड नहीं थी। तो इट वॉज वेरी सिंपल। सेकेंड चीज जो है, नो नीड फॉर मनी। आप ऐसी सिचुएशन में भी सामान का इस्तेमाल कर सकते थे जब आपके देश में कोई परेशानी हो। ठीक है, क्योंकि जब देश के अंदर परेशानी होती है तो क्या होता है? आपके मनी का वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज होने लगता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। हम इस चैप्टर में आगे चलते हुए ये सारी चीजें पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो बार्टर सिस्टम के टाइम पे तो पैसे पैसे ही नहीं थे। तो जब पैसे ही नहीं थे तो पैसों के अनस्टेबल होने की बात ही नहीं थी। तो इसलिए आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या? एनकरेजेस डायरेक्ट ट्रेड। ये क्या करता था? सेल्फ सफिशिएंसी प्रमोट करता था लोकल कम्युनिटीज में। अब ये किस तरीके से होता था, ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। लोग क्या कोशिश करते थे कि हम अगर एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस गांव में एक फार्मर होना चाहिए, एक जो है कॉबलर होना चाहिए, एक जो है टीचर होना चाहिए, और इसी तरीके से एक जो है मैकेनिक होना चाहिए। अलग अलग लोग होने चाहिए ताकि ये लोग आपस में क्या करें, ये लोग आपस में सबके सब ट्रेड कर पाए। तो अगर सारे के सारे लोग वहीं पे होंगे, सारे के सारे लोग आपस में ट्रेड कर पाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा? उससे एक सस्टेनेबल सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बन जाएगी। तो वो सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटीज को प्रमोट करता था। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू बेस्ड ट्रांजैक्शन। द वर्थ ऑफ अ गुड इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अग्रीमेंट रादर देन अ फिक्स्ड प्राइस। अब जब पैसे ही नहीं है तो प्राइस कैसे फिक्स होगा? तो इसके लिए क्या करते थे? वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आते थे। जैसे लेट्स से वन पेयर ऑफ शूज इक्वल्स टू 5 केजी ऑफ वीट। तो ये 5 होगा कि 6 होगा कि 10 होगा या 1 होगा, ये उनके अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता था। और जिसके पास जितनी नेगोशिएशन की पावर होती थी उस हिसाब से होता था। नेक्स्ट, अब इस सिस्टम के अगर एडवांटेजेस थे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। तो जरा एक बार डिसएडवांटेजेस पे नजर डालते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। अब ये होता क्या है? बोथ पार्टीज मस्ट हैव व्हाट द अदर नीड्स। बोथ पार्टी मस्ट हैव व्हाट द अदर नीड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए एक फार्मर है, उसे अपने बच्चे को एक टीचर के पास भेजना है। ठीक है, उसे अपने बच्चे को एक टीचर के पास भेजना है। पर जो टीचर है, टीचर को जो है कॉबलर कॉबलर से शूज लेने हैं। ठीक है, और कॉबलर को जो है फार्मर से वीट चाहिए। तो अब अभी आप देखो अभी क्या हो रहा है। फार्मर को टीचर की सर्विसेज चाहिए, पर टीचर को कॉबलर चाहिए, कॉबलर को फार्मर चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है?
जब फार्मर और टीचर साथ बैठेंगे, फार्मर कहेगा सर ये लो आप 100 kg वीट ले लो, आप मेरे बच्चे को पढ़ा दो। टीचर कहेगा मुझे चाहिए ही नहीं वीट। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं हुआ, दोनों पार्टीज के पास वो चीज नहीं है जो एक दूसरे को चाहिए, तो ऐसे केस में ट्रेड नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा इशू था उस टाइम पे। ठीक है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस मेथड। नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, नो स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द वर्थ ऑफ गुड्स, नो स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर द वर्थ ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल, हाउ मेनी एप्पल्स इक्वल्स अ काउ। आप ये कैसे सेट कर सकते हो कि एक टीचर कितने केजी मीट लेके पढ़ाएगा, है ना, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ही नहीं है। एक शूज के बदले में कितने किलो चावल मिलने चाहिए, एक पेयर ऑफ शूज के बदले कितने किलो आलू मिलना चाहिए, ऐसा कुछ सेट ही नहीं है, तो सब अपनी मर्जी के हिसाब से करते थे। नेक्स्ट क्या है, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, लार्ज आइटम्स लाइक कैटल और मशीनरी कैन नॉट बी इजिली डिवाइडेड फॉर स्मॉलर ट्रेड्स। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज वन हॉर्स वन हॉर्स इक्वल्स टू 1000 kg 1000 kg पोटैटो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप मानो कि जिसके पास हॉर्स है उसे 1000 kg पोटैटो नहीं चाहिए, उसे 500 kg ही चाहिए, तो क्या वो बदले में हाफ हॉर्स देगा? इज दैट इवन पॉसिबल, इज दैट वर्दी एट ऑल? क्या वो हाफ हॉर्स का ट्रेड कर सकता है? नहीं कर सकता, तो इंडिविजिबिलिटी वाज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं स्लाइड को, ताकि आपको ज्यादा कुछ बहुत भरा भरा सा ना लगे, समटाइम्स इट मे लुक डॉन्टिंग। तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, तब हम आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, goods may perish over time, example food items, making long term savings impossible। अब आप मानोगे किसी साल बहुत अच्छी बारिश हुई है, बहुत अच्छी फसल हुई है, एक फार्मर सोचता है कि मैं इस साल मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकता हूँ, मेरे पास अच्छे खासे जो है फसल हुई है, और अब वो क्या करेगा? अब पैसे तो है ही नहीं मार्केट में, तो उसे सामान के बदले सामान बदलना पड़ेगा। लेकिन अब जो है फसल ज्यादा हो गई है, सब उससे खरीद नहीं रहे, सबको जितना चाहिए मिल चुका है, और फार्मर के पास फिर भी फसल बच गई। क्या वो उसको स्टोर करके रख सकता है? क्या वो उसे 2 साल 3 साल 10 साल के लिए स्टोर करके रख सकता है? नहीं रख सकता। इट विल पेरिश, वो खराब हो जाएगा, है ना? इट विल पेरिश, वो तो खराब हो जाएगा। तो वेल्थ को आप स्टोर ही नहीं कर सकते थे, वेल्थ स्टोर करना बहुत मुश्किल काम हो गया था। तो ये एक और प्रॉब्लम थी सिस्टम में। एंड नेक्स्ट इज इन एफिशिएंसी इन लार्ज स्केल ट्रेड। आप कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज रिक्वायर मनी फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शंस। अब जब आप बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस करने जाओगे, ठीक है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजैक्शन होंगे, तो उसमें आप सामान के बदले सामान, आप कितना सामान भेजोगे, कितना सामान लाओगे, लाने ले जाने का ही खर्चा इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके सारे बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे उस ट्रांजैक्शन के। तो इसके लिए बड़ी इकोनॉमी, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मनी की नीड आ पड़ी थी। ठीक है, देन मनी गॉट इंट्रोड्यूस्ड। अब बार्टर सिस्टम को खत्म करना है, तो बार्टर की जगह कुछ तो लाना पड़ेगा। तब इंट्रोडक्शन किसका हुआ? तब इंट्रोडक्शन हुआ मनी का। अब मनी की डेफिनेशन क्या, एक बार देखते हैं। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वेल्थ। कोई भी ऐसी चीज जिसके बदले आप सामान खरीद सकते हो, जिसमें आप चीजों की वैल्यू को गिन सकते हो और जिसको आप स्टोर कर सकते हो एज वेल्थ, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम मनी कह देते हैं। ठीक है, अब हमारे केस में जो मनी है, जैसे हम मनी को जानते हैं, तो मनी का क्या रोल क्या है? ठीक है, मनी का रोल क्या है, अब आप ये समझना। ठीक है, लेट सपोज वो पुराना फार्मर और टीचर का एग्जांपल लेते हैं। फार्मर है, फार्मर के पास जो है 1000 kg वीट है। ठीक है, 1000 kg वीट है। फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर को चाहिए टीचर, कि टीचर जो है उसके बच्चे को पढ़ा दे। एंड टीचर को क्या चाहिए? टीचर को चाहिए शूज। तो अब होगा क्या? फार्मर जाएगा, ये 1000 kg वीट को सेल कर देगा, बदले में उसे क्या मिल जाएगा? बदले में ही विल रिसीव मनी, उसे पैसे मिल जाएंगे। अब वो पैसे लाके किसको देगा? अब वो पैसे लाके टीचर को दे देगा। टीचर, मतलब टीचर जब उसके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिर टीचर को वो पैसे दे देंगे, और टीचर जाके उन पैसों से क्या खरीद लेंगे? शूज खरीद लेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें, तो मनी कैसे, मनी दोनों के बीच में आ गया, मनी दोनों के बीच में आके एक फैसिलिटेटर का रोल कर रहा है। फार्मर, मनी, मनी टू टीचर। फार्मर के पास मनी आया, ठीक है,
फार्मर के पास मनी आया और फार्मर ने वो मनी किसको दे दिया? टीचर को दे दिया। ठीक है, ऑल राइट। ऑल राइट, तो इस तरीके से जो है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम पैसे के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या है, कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि इसके बदले में जो है आप सामान खरीद और बेच सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम मनी का है ही यही, कि एक इंसान के पास सामान है, वो जाए उसे बेचे, बदले में पैसे ले ले, और वो पैसे को जाके फिर बाद में वो कुछ भी खरीद सकता है जो उसका मन हो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, ये करने से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड वाली प्रॉब्लम खत्म होती है। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड वाली हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाती है, एलिमिनेट हो गई पूरे तरीके से। नेक्स्ट क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ गुड्स इन अ कॉमन यूनिट। आप किसी भी चीज, प्राइस जैसे हम कहते हैं, आप किसी भी चीज का जाके आज की डेट में मार्केट में प्राइस पूछ सकते हो। ठीक है, आप आलू का प्राइस पूछ सकते हो, आप बुक का प्राइस पूछ सकते हो, फोन का प्राइस पूछ सकते हो, आप गाड़ी का प्राइस पूछ सकते हो, आप किसी भी चीज का मार्केट में जाके आज ये पूछ सकते हो कि कितने पैसे में वो चीज बिक रही है। तो क्या हो गया? मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को मेजर करने का एक तरीका मिल गया लोगों को। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है, और क्या क्या कर सकता है मनी? स्टोर ऑफ वैल्यू, आप मनी को स्टोर कर सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, मानो फार्मर के पास बहुत ज्यादा फसल इस साल हो गई, अब फार्मर जाके उस फसल को मार्केट में बेच दे, जो पैसे आए उन पैसों को स्टोर कर दे, अपने बैंक में रख दे। ठीक है, या कैश रख के अपने घर पे रख ले वो। अब वो उन पैसों को अगले साल, उसके अगले साल, 10 साल बाद कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड डेफर्ड पेमेंट। तो इससे क्या हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट से हमारा क्या मतलब है, कि जब भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक फार्मर है, मैं फार्मर के एग्जांपल इसलिए लेता हूँ, लोग बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। अगर एक फार्मर है, ठीक है, उसने फसल लगाई, उसने फसल लगाई, जो फसल अभी से 6 महीने के बाद हार्वेस्ट होने वाली है, 6 महीने के बाद हार्वेस्ट होने वाली है फसल। ठीक है, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, वो अभी से जो है उसके बेसिस पे पेमेंट उठा सकते हैं। ठीक है, तो डेफर्ड पेमेंट का एक सिस्टम अच्छा खासा आ गया, कि वो अगर जाके अब आज की डेट में लोन ले लें, मानो उन्होंने, फार्मर ने जो है लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो पैसे के बदले पैसा चुकाएंगे। ये नहीं है कि वो पैसे के बदले ले जाके अपना हार्वेस्ट, अपनी फसल देने लगेंगे, क्योंकि फसल का तो किसी को नहीं पता, क्या पता फसल अच्छी हो, क्या पता फसल खराब हो जाए। तो क्या फसल कैसी होगी, इस भरोसे पे आप उन्हें लोन दोगे? नहीं दोगे। तो आप उन्हें किस भरोसे पे लोन दोगे, कि पैसे के बदले आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा फ्यूचर के डेट। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप जो है परचेसिंग पावर आराम से अपना ट्रांसफर कर सकते हो, आप जहां भी हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली जो है ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शंस ऑफ मनी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक क्विक क्वेश्चन, एक फटाफट से एक क्विक क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या मनी को यूज करके हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? यस वी कैन। क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिल्कुल, ये तो प्राइमरी फंक्शन है, ये तो प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, क्या टैक्स कलेक्शन एक मनी का है, फंक्शन है? नो, नो, इट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या आप फ्यूचर की पेमेंट के बदले, क्या आप फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस आज कर सकते हो पैसे के बदले? यस यू कैन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मनी। अब जो मनी है वो भी एक टाइप का नहीं होता, मनी भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है? ठीक है, कमोडिटी मनी, आइटम्स विद इंट्रिंसिक वैल्यू, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू से हमारा क्या मतलब होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब होता है वैल्यू विद इन, वैल्यू विद इन, वो चीज के अंदर वैल्यू है। गोल्ड के अंदर वैल्यू है, सिल्वर के अंदर वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनकी खुद से वैल्यू होती है, हम उन्हें एज मनी यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में
गोल्ड कॉइन्स यूज होते थे, तो गोल्ड कॉइन्स हमारे क्या थे? गोल्ड कॉइन्स हमारे पास यही कमोडिटी मनी का ही एग्जाम्पल थे। ठीक है, कि गोल्ड कॉइन के अंदर जितना गोल्ड होगा उतने तक का आप सामान खरीद सकते हो, ऐसा होता था। नेक्स्ट इज फिएट मनी। फिएट मनी क्या है? इशूड बाय द गवर्नमेंट, हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक जब तक उसको सरकार इशू ना करे। जो हम आज की डेट में पेपर नोट्स, आप कौन से नोट्स यूज करते हो? देखो फटाफट से, आप जो पेपर नोट इस्तेमाल करते हो, आप जो पेपर नोट्स इस्तेमाल करते हो, उस नोट पे नीचे लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ या वादा करता हूँ, कुछ ऐसा लिखा होता है। वो क्या होता है? गारंटी होता है। ठीक है, वो गारंटी होता है। वो गारंटी कौन देता है आपको? आपको वो गारंटी आरबीआई का गवर्नर देता है। ठीक है, आरबीआई का गवर्नर देता है। आरबीआई का गवर्नर मतलब एक तरीके से आप मान लो गवर्नमेंट कह रही है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में तो एक पेपर का टुकड़ा है। वो पेपर के टुकड़े पे जब तक आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होंगे तब तक वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा रह जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज और उस पेपर के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हम क्या कह रहे हैं? उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आरबीआई का गवर्नर उसके ऊपर साइन ना करते। ठीक है, तो ऐसे मनी को हम क्या कहते हैं? फिएट मनी कहते हैं। तो हम जो यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो क्या करते हैं? हम फिएट मनी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इज फिड्यूशरी मनी, बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ठीक है, ऐसा पैसा जो एक दूसरे के भरोसे पे चल रहा है, नॉट बैक्ड बाय रिजर्व्स। फॉर एग्जांपल चेक, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, आप किसी पर्सन को कभी अगर चेक देते हो, आप अगर कभी किसी पर्सन को चेक देते हो, तो बस आपके भरोसे पे ही लेके जाता है उस चेक को। वो चेक को सरकार, क्या आरबीआई गवर्नर ने साइन किया उस चेक पे? नहीं। क्या किसी और ने साइन किया? नहीं। उस पर साइन किसने किया? सिर्फ और सिर्फ इशूअर ने। जो पर्सन उस चेक को लिख रहा है सिर्फ उसने साइन किया है। अब उस पर्सन के अकाउंट में पैसे हैं इस बात के भरोसे पे उनसे आप वो चेक लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिड्यूशरी मनी कहते हैं। फोर्थ इज कमर्शियल बैंक मनी। ठीक है, कमर्शियल बैंक मनी क्या होता है? क्रिएटेड बाय बैंक्स थ्रू लोन। जब बैंक लोन देके एक दूसरे को पैसे क्रिएट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक मनी। ये फिजिकल फॉर्म में ज्यादातर नहीं होता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ₹2000 नोट जो पहले हुआ करता था। पहले हुआ करता था, वो किसका एग्जाम्पल है? फिएट मनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिएट मनी है वो। या आज जो आप ₹500 का नोट यूज कर रहे हो, ठीक है, आप ₹500 का नोट यूज करो, आप ₹50 का नोट यूज करो, कोई भी नोट यूज करो, दैट इज फिएट मनी। आप रुपी यूज करो, आप डॉलर यूज करो, आप पाउंड स्टर्लिंग यूज करो, आप येन यूज करो, जो यूज करना है करो, एवरीथिंग इज फिएट मनी। वेयर एज गोल्ड कॉइन्स आर कमोडिटी मनी। जो पुराने जमाने में यूज होते थे, दोज वर कमोडिटी मनी। ओके, अब देखते हैं मनी सप्लाई एंड मेजर्स। मनी सप्लाई हम कैसे कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे कैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं उन्हें काउंट करते हैं। टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। मनी सप्लाई हम कैसे कहते हैं? टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल कितना पैसा, टोटल कितना पैसा जो है पूरी की पूरी इकोनॉमी में घूम रहा है एक समय पे, उसे हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। कि कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है। ठीक है, अब मनी सप्लाई के मेजर्स जो कि आरबीआई ने बताए हैं, वो क्या क्या है? M1, M1 मनी के लेवल है, आप ऐसे समझ। ठीक है, मनी के लेवल है, मनी लेवल्स होता है ये। ठीक है, तो M1 होता है हमारे पास। M1 क्या है? करेंसी विद पब्लिक, जो पैसे आपके पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट, प्लस जो आपने डीडी कटवाई हुई है बैंक के साथ, प्लस अदर डिपॉजिट, या जो भी पैसा आपके पास कैश के फॉर्म में है, या फिर आपके अकाउंट में है, या फिर आपने उसकी डीडी बनवाई हुई है, उस सबको हम किस में काउंट करते हैं? उस सबको हम M1 में काउंट करते हैं। मतलब जो भी नोट, जो भी सिक्के, जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखे हैं, जो भी आपने डीडी बनवाई है, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ M1 के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब M2 में क्या आता है? M2 में M1 में जो आता है वो तो आता ही आता है। ठीक है, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में भी लोग पैसे रखते हैं। लोग पैसे कहाँ कहाँ रख सकते हैं? लोग पैसे जो है बैंक में रख सकते हैं, लोग पैसे जो है पोस्ट ऑफिस में रख सकते हैं, लोग जो है पैसे स्टॉक मार्केट में रख सकते हैं। बहुत अलग अलग जगह हैं जहाँ लोग अपने पैसों को रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि M1 में जो आ रहा है वो सब ले लो, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो पैसे रखे हैं उनको भी ले लो, देन इट्स कॉल्ड M2। M3 क्या होता है? M1 को ले लो, प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट की बात चल रही है। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट को काउंट कर। ऑल राइट,
M4 क्या होता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पास भी दोनों होता है, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सब कुछ को काउंट कर लो तो M4 बन जाएगा। ये आपको एज इट इज एज फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। और ये इंक्रीजिंग लेवल है, आप देखो M1 सबसे छोटा है, ठीक है, M1 सबसे छोटा है, M4 सबसे बड़ा है। इस तरीके से करके आप इसे याद रख सकते हो। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इफ अ पर्सन हैज 50,000 रुपीज इन दैट सेविंग्स अकाउंट एंड 20,000 इन कैश, तो M1 कितना होगा? M1 हमारे पास 70,000। मैंने अभी अभी आपको बताया, चाहे कोई पैसे आपके अकाउंट में हो या फिर आपके पास कैश हो, वो सब किस में आता है? वो सब M1 में आता है। तो M1 की वैल्यू कितनी होगी? एवरीथिंग इन योर अकाउंट प्लस एवरीथिंग यू होल्ड इन कैश। ऑल राइट, नेक्स्ट मनी वाला पार्ट अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मनी वाला पार्ट जब हमने कंप्लीट किया, मैं पीछे आके वापस एक बार लिखता हूँ। मनी वाला पार्ट अभी जब हमने कंप्लीट किया तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने सबसे पहले देखा बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है हमने वो पढ़ा। बार्टर सिस्टम के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखा कि मनी होता क्या है। फिर हमने जो है फंक्शंस पढ़े इसके, ठीक है। और फंक्शंस को पढ़ने के बाद हमने मनी सप्लाई, मनी मेजर्स, टाइप्स ऑफ मनी, ये सब पढ़ा। आप जब भी पढ़ो इकोनॉमिक्स, आप जब भी पढ़ो तो आप ऐसे मेंटल नोट्स लेते रहो। कहीं साइड में कॉपी पे या फिर किसी भी A4 साइज की शीट पे आप ऐसे नोट्स बनाते रहो कि आपने पढ़ा क्या क्या, ताकि आप उसे फास्ट रिकॉल कर पाओ, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? व्हाट आर बैंक्स? बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है। बैंक्स क्या होते हैं? एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड्स मनी। बस इतना सही डेफिनेशन होता है। एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लेंड मनी, जो आपसे पैसे ले सकता है और जो आपको पैसे दे सकता है, उसे हम क्या कह देते हैं? उसे हम बैंक कहते हैं। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। जो आपसे पैसे ले सकता है और जो आपको पैसे दे सकता है, उसे हम क्या कह देते हैं? बैंक कहते हैं। अब इंडिया में हम कौन कौन से बैंक्स देखते हैं जिनके आपने अक्सर नाम सुने होंगे? एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, आईडीबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई, यस बैंक, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये सारे क्या है? ये सारे बैंक्स हैं। और ये सारे बैंक्स का काम क्या है? इन सारे बैंक्स का काम यही है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, लेंड मनी। लोगों से पैसा लो और लोगों को पैसा दो, ठीक है। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है? दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं एक बैंक के। पहला होता है हमारे पास एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक के लिए क्या जरूरी है? कि बैंक को आपसे पैसे एक्सेप्ट करने होते हैं, ठीक है। अब वो आप कैसे दे सकते हो? आप डिमांड डिपॉजिट दे सकते हो, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आप किसी में भी पैसे डलवा सकते हो, ठीक है। आप जो जाके अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हो वो, या फिर आप टाइम डिपॉजिट बनवा सकते हो, फिक्स्ड या फिर रिकरिंग। फिक्स्ड डिपॉजिट वो होता है जो आपने आज पैसे डाल दिए और वो कुछ सालों के बाद आपको मिलेंगे, टाइम डिफाइंड होता है। रिकरिंग होता है जो कि हर महीने या हर साल बार बार आप पेमेंट करते हो, रिकरिंग, बार बार आने वाला, ठीक है। एंड सेकंड जो है फंक्शन, वो क्या है? ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। जो बैंक्स लोन देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। दोनों सिनोनिम ही है यहाँ पे। तो लोन कैसे कैसे? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन, किसी भी तरीके से आपको लोन दे सकते हैं, ठीक है। आपको इतने सारे टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं, आप बस दो चीजें याद रखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा है बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन हाउ डज हाउ डज a bank how does a bank earns प्रॉफिट। एक बैंक जो है वो प्रॉफिट कैसे कमाता है, ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बैंक जो है वो प्रॉफिट कैसे कमाता है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। लेट सपोज बैंक है बैंक है और एक कस्टमर है। कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने अपने पैसे बैंक को दिए। जब कस्टमर अपने पैसे बैंक को देगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डिपॉजिट कहेंगे, ठीक है। जब कस्टमर अपने पैसे बैंक को देगा तो हम क्या कहेंगे? डिपॉजिट कहेंगे। बैंक के पास पैसे आ गए, अब बैंक क्या करेगी उस पैसे को? बैंक उस पैसे को लेंड करेगी। लेंड का मतलब उधार देगी, ठीक है, टू अनदर कस्टमर, ठीक है। अनदर कस्टमर, किसी और कस्टमर को वो क्या करेंगे? लोन दे देंगे, ठीक है। मान लो ए से पैसे लिए और बी को पैसे दे दिए, ठीक है। बैंक ये काम करती है। अब बैंक ये काम करती है तो जो कस्टमर डिपॉजिट दे रहा है, ठीक है, तो ए क्या एक्सपेक्ट करता है? ए एक्सपेक्ट सम अर्निंग। ए कहता है कि मुझे भी तो कुछ पैसे मिलने चाहिए अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं।
ठीक है, सम अर्निंग, तो उसे क्या मिलता है, उसे मिलता है इंटरेस्ट। ए को इंटरेस्ट मिलता है करीब करीब कितना, 2.5 टू 3%, 3% पर एनम, पूरे साल का 3% जो है उसको इंटरेस्ट मिलता है, जो उसने अपने पैसे दिए हैं उसके बदले में। ठीक है, तो बैंक क्या कर रही है, बैंक जो है ए को 2.5 से 3%, 2.5 से 3% इंटरेस्ट दे रही है पूरे साल का। अब बी बी एक्सपेक्ट्स टू पे इंटरेस्ट, बी ने जब उधार लिया है, बी ने जब लोन लिया है, तो उसे क्या उम्मीद है कि उसे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बी एक्सपेक्ट्स टू पे इंटरेस्ट, बी क्या देगा, बी इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और बी इंटरेस्ट देगा कितना, बी इंटरेस्ट देगा 18 से 20%। ठीक है, बी जो इंटरेस्ट देगा 18 से 20%, या चलो लेट्स टेक सम कंजर्वेटिव नंबर्स, थोड़े कंजर्वेटिव नंबर लेते हैं, 10%। अब तब तक के लिए मान लो 10%, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, 8-10% की रेंज में चल रहा होता है। ठीक है, 10%। तो अब देखो, बी जो है बैंक को कितना देगा, बी जो है बैंक को देगा 10% पर annum। अब आप ध्यान से समझो, अब आप ध्यान से समझो, ए को मिला 2.5% पर आना, बैंक यहाँ पे, बी से आया, बी से आया 10% पर आना, 10% पर आना। ठीक है, बी ने 10% पर एनम का इंटरेस्ट दिया बैंक को, और बैंक ने को कितना दिया, सिर्फ 2.5% का, तो बीच में बचे कितने, 7.5% पर एनम जो है ये जो है ये अर्निंग हो गई किसकी, बैंक की अर्निंग हो गई। ठीक है, बैंक की अर्निंग हो गई है, ऑल राइट, ये बैंक की अर्निंग हो गई। और इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे टेक्निकल टर्म्स में हम स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेड, कि अंतर कितना है उनके बोरोइंग रेट वर्सेस लेंडिंग रेट में। स्प्रेड क्या है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट, लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट। ठीक है, लेंडिंग एंड बोरोइंग रेट इज कॉल्ड स्प्रेड। अंतर कितना है उसे हम क्या कह देते हैं, स्प्रेड कह देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, मैं एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी रिपीट करता हूँ। कस्टमर ए ने पैसे डिपॉजिट किए हैं बैंक में, बैंक ने उन पैसों को उधार दे दिया है कस्टमर बी को। ठीक है, कस्टमर बी जो है बैंक को 10% इंटरेस्ट पे कर रही है, और बैंक उसमें से, उस 10% में से 2.5% पे कर रहा है ए को। बचा हुआ बीच का 7.5% किसकी कमाई है, बैंक की कमाई है। उस कमाई को क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट आता है, और क्या क्या काम करती है बैंक, डिपॉजिट लेना, लेंड करने के अलावा और क्या करती है, सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले आता है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन हम किसे कहते हैं, यूटिलिटी का मतलब कुछ यूज, कुछ यूसेज देना, कुछ यूसेज देना कस्टमर को। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकर्स हो गए, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत अच्छा था। ठीक है, यूटिलिटी फंक्शन में हमारे पास क्या क्या हो गए, ड्राफ्ट हो गए, लॉकर्स हो गए, अंडर राइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे वो लोगों का भला कर सकते। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बैंक एक बार, अच्छा हाँ, लास्ट लास्ट इज एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन का क्या मतलब होता है, तो देखिए, कस्टमर, कस्टमर और बैंक के बीच जो रिलेशन होता है, इनका जो रिलेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन हम बोलते हैं, कि कस्टमर कौन है, प्रिंसिपल है, और बैंक कौन है, एजेंट है। इसका मतलब क्या, कि कस्टमर के बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक क्या ले सकती है, अलग अलग एक्शंस ले सकती है। ठीक है, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक अलग अलग एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जांपल चेक कलेक्शन, चेक कलेक्शन, किसी ने आपके अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए चेक डाल दिया। ठीक है, तो वो काम आपके लिए कौन कर रही है, बैंक कर रही है। ठीक है, बिल पेमेंट, आपने जो है बैंक का यूज करके अपना बिल पे कर दिया, तो वो क्या है, वो भी एक फंक्शन है। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, तो आप किसके पास गए, अपने बैंक के पास गए कि आप मुझे बताओ कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सारी चीजों में भी बैंक आपकी मदद करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एजेंसी फंक्शन। अब जरा एक बार फटाफट से ब्रेकअप देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक का। दो पार्ट में ब्रेक होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन में हमारे पास क्या क्या आते हैं, दो फंक्शन आते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग एडवांसेस, या फिर लोन्स। ठीक है, या फिर लोन्स। तो डिपॉजिट किस किस फॉर्म में आ सकता है हमारे पास, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। लोन हम किस किस नाम पे देते हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स।
ठीक है, एजेंसी फंक्शन में क्या क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ फंड, पीरियोडिक पेमेंट, कलेक्शन ऑफ चेक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शन, अदर एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन, जैसा हमने इनिशियली डिस्कस किया था, ड्राफ्ट्स, लॉकर्स, अंडरराइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सोशल वेलफेयर एंड अदर यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, अब देखिए, अब यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग अंडर दिस। यहाँ जो जो लिखा हुआ है ये सब कुछ आपको याद नहीं करना, आपको ये चार चीजें याद होनी चाहिए। प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है, सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या, आपको ये याद होना चाहिए। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, सेंट्रल बैंक क्या होता है? ठीक है, एक होता है बैंक, जो अभी हम पीछे बैंक्स पढ़ रहे थे, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये जो हम बैंक्स पढ़ रहे थे, दीज बैंक्स आर कॉल्ड कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इन बैंक्स को क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। कभी कभी सीधा बैंक कह देंगे और कभी कभी कमर्शियल बैंक कहते हैं। और अब हम किस बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है? द एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट, इसके ऊपर कोई नहीं आ सकता, इसके ऊपर कोई नहीं है। द एपेक्स इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल्स द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जो कि एक पूरे के पूरे कंट्री के अंदर मॉनेटरी सिस्टम, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कब आएगा, कब जाएगा, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक कहते हैं। ठीक है, इंडिया का इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहते थे। ठीक है, फुल फॉर्म्स आप लोग याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर कब पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जाएगा, कैसे पैसा जाएगा, वो सब कुछ कौन देखता है? आरबीआई देखती है। चलिए अब जरा एक बार पढ़ते हैं फटाफट से, फंक्शंस क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, फंक्शंस क्या क्या है। तो बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंकर, एजेंट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, इंटरनेशनल करेंसी, रीडिस्काउंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, बैंक ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब एक बार चल के इन सबको इन डिटेल जरा पढ़ते हैं कि होता क्या क्या। सबसे पहले हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक में, मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी, आरबीआई आरबीआई डिसाइड करेगी कि पूरे के पूरे देश में कितना मनी सप्लाई होगा, कितने पैसे देश के अंदर होने चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी। इंडिया के केस में आरबीआई डिसाइड करेगी। और कितना लोन दिया जाएगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई डिसाइड करेगी। ठीक है, कितना पैसा रहेगा मार्केट में और कितना लोन दिया जाएगा, वो दोनों चीजों कौन डिसाइड कर रहा है? आरबीआई डिसाइड कर रही है। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक। जो हमने इतने सारे बैंक पढ़े, एक्सिस, ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, अब जितने बैंक कह लो, ठीक है, अब जितने बैंक कह लो, ये सारे बैंक का खाता किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास होता है। इनके बीच में आपस में जो मनी ट्रांसफर होता है वो कौन करके देता है? वो आरबीआई करके देता है इनके लिए। ठीक है, तो एक तरीके से सारे के सारे बैंक्स का बैंकर कौन है? वो आरबीआई है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। सरकार को कहीं पे पेमेंट करनी है, सरकार को अपना सामान रखना है, कहाँ रखना है? रिजर्व में रखना है। ठीक है, सरकार को जो है लॉकर चाहिए, ये सारी चीजें सरकार को कौन देता है? सरकार को कहीं से एक्सेप्ट करने हैं पैसे, तो सरकार का बैंक कौन है? सरकार का बैंक है आरबीआई। आरबीआई पूरे तरीके से सिर्फ सरकार के लिए काम करेगा। आरबीआई में किसी भी आम आदमी का कोई अकाउंट नहीं खुल सकता। ठीक है, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल बैंक, नॉट अ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्या है? इश्यू ऑफ करेंसी, नोट छापने का काम किसका है? आरबीआई का है। एक्सेप्ट वन रुपी नोट, वन रुपी नोट ये नहीं छापते, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट छापती है। जितने भी आप नोट देखते हो, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जो भी आप नोट देखते हो वो सब कौन छापता है? वो सब आरबीआई छापती है। इसके लिए उसके ऊपर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, ओके। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट से हमारा क्या मतलब होता है? प्रोवाइड्स फंड्स टू बैंक्स इन क्राइसिस। कभी अगर किसी बैंक में कोई परेशानी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, उनके पास पैसे नहीं है या फिर वो किसी परेशानी में फंस गए हैं, तो उन्हें पैसे दे के उस सिचुएशन से निकालने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मेंटेन्स एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक रुपए, एक डॉलर के बदले कितने रुपए दिए जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है? इसमें कहीं ना कहीं आरबीआई का रोल होता है। ठीक है, आरबीआई डिसाइड करती है कि एक रेंज दे देती है
कि इतने से इतने के बीच होना चाहिए, लेट सपोज 85 से 86 के बीच होना चाहिए। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहे हैं? ये सब कुछ आरबीआई डिसाइड कर रही है। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ कैश एंड फॉरेक्स रिजर्व, जो हम बाहर सामान बेचते हैं उसके बदले जो हमें डॉलर मिलते हैं, वो सारे डॉलर रखे कहाँ होते हैं? वो सारे के सारे डॉलर रिजर्व बैंक अपने पास रखता है, आरबीआई अपने पास रखता है। ठीक है, तो कस्टोडियन वो सब कुछ का देख रेख करने वाला है। लास्ट क्या है हमारे पास? सुपरविजन एंड कंट्रोल, रेगुलेट्स बैंकिंग सेक्टर। बैंक कहाँ लोन देगी, ठीक है, किसको लोन देगी, कब लोन देगी, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये सब कुछ आरबीआई डिसाइड करती है हमेशा। ठीक है, तो एक बार फंक्शंस ऑफ बैंक फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। मॉनेटरी अथॉरिटी, पूरे के पूरे इकोनॉमी में कितने पैसे रहेंगे, कितना लोन मिलेगा, वो सब कुछ आरबीआई डिसाइड करेगी। बैंकर्स बैंक, सारे के सारे बैंक्स का अकाउंट होता है किसके पास? आरबीआई के पास होता है। गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट को कहीं भी पेमेंट करनी है, पेमेंट एक्सेप्ट करना है, रिजर्व या लॉकर कुछ भी चाहिए, तो वो किससे मिलेगा? वो सिर्फ आरबीआई दे सकती है। इश्यू ऑफ करेंसी, नोट जो छपते हैं 10, 20, 50, 100, 200, 500, जो भी आप नोट अपने आसपास देखते हो, वो सारे के सारे नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट कौन छापता है? आरबीआई छापती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कभी कोई बैंक अगर किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है तो उन्हें पैसे देना या फिर उनकी मदद करने का काम कौन करता है? वो भी आरबीआई करती है। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, जो $1 के बदले में कितने पैसे दिए जाएंगे, कितने पैसे दिए जाने चाहिए, ये सब कुछ की प्लानिंग कौन करती है? आरबीआई करती है। कस्टोडियन ऑफ कैश एंड फॉरेक्स रिजर्व, जो भी पैसे देश के अंदर आते हैं बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर आता है, पाउंड आता है, येन आता है, वो सब कुछ को संभाल के रखने का काम किसका है? आरबीआई का है। और सुपरविजन एंड कंट्रोल, रेगुलेट्स बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर कब किसको कितना कैसे पैसे देगा, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है। आई ट्राई टू समराइज एवरीथिंग फॉर यू इन शॉर्ट, कि आपने इतनी देर से पूरा वो टॉपिक पढ़ा, एक बार फटाफट से आपको रिफ्रेशर मिल जाए। और जब आप इस तरीके से खुद भी रिपीट कर पाओ, देन यू कैन से कि आपने बहुत अच्छे से जो उस चीज को पढ़ लिया है। ओके, अगेन अगेन टाइम फॉर अ क्विक क्वेश्चन, टाइम फॉर अ क्विक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई? इनमें से क्या है ऐसा जो कि आरबीआई का एक फंक्शन नहीं है? क्या आरबीआई करेंसी इशू करती है? यस, बिल्कुल करती है इशू। क्या आरबीआई जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है? यस, बिल्कुल करती है। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या आरबीआई पर्सनल लोन देती है? पर्सनल लोन का मतलब क्या? क्या मैं और आप जाके आरबीआई से लोन ले सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, हम नहीं जा सकते, हमारा अकाउंट खुल ही नहीं सकता आरबीआई के पास। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करना, यस, तो हम इसमें किसे टिक करेंगे? इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्रांटिंग पर्सनल लोन। ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड टूल्स ऑफ आरबीआई। अब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती कैसे है और क्या-क्या अलग-अलग टूल्स होते हैं आरबीआई के पास जिनका कि आरबीआई इस्तेमाल कर सकती है। तो देखते हैं। पॉलिसी बाय आरबीआई टू रेगुलेट मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी हम किसे कहते हैं? एक ऐसी पॉलिसी जो कि आरबीआई बनाती है जिससे कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करे, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए देश के अंदर, उसे क्या कहता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब ये करने के लिए आरबीआई के पास अलग-अलग टूल्स कौन-कौन से अवेलेबल हैं, एक बार वो पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स क्या-क्या अवेलेबल हैं। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और एक होता है क्वालिटेटिव। इस स्लाइड में हम पहले क्वांटिटेटिव टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। ये वो पैसे होते हैं जो कि बैंक को आरबीआई के साथ रखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, परसेंट ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट मेंटेन एज लिक्विड एसेट। वो पैसे जो कि बैंक को ऐसी जगह इन्वेस्ट करने चाहिए जहां से कि वो फटाफट से उन पैसों को निकाल सके, लिक्विड कर सके। रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। आरबीआई जब लोन देगी बैंक को तो किस रेट पे देगी? रेपो रेट पे देगी। एंड रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच बैंक्स पार्क एक्सेस फंड विद आरबीआई। और जब आरबीआई पैसे लेना चाहती है बैंक से, तो आरबीआई उस टाइम पे इंटरेस्ट देती है बैंक्स को और उसे हम क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स हमारे पास क्या क्या आते हैं? क्वालिटेटिव टूल्स में हमारे पास आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो आरबीआई है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है। जैसे पहले अगर आप
10 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी रख के उसके बदले में 8 लाख रुपए लोन ले सकते थे। तो अब क्या कर देगी आरबीआई की, अब आप 10 लाख के बदले में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए लोन ले सकते हो। मार्जिन बढ़ा दिया उन्होंने। तो ये क्यों करते हैं? इससे कंट्रोल हो जाता है, या फिर 8 की जगह हो सकता है 9 कर दे, हो सकता है 6 कर दे, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मोरल सुजन। मोरल सुजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो अ, लोगों को समझाते हैं, बैंक्स को समझाते हैं मेनली, कि किस तरीके से उन्हें जो है लोन देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हमारे पास क्या होता है कि किस सेक्टर को कब कैसे कितना लोन देना है, वो सारी चीजें समझाने का काम, वो सारी चीजें डिसाइड करने का काम कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है। तो हमने अभी अभी क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या देखे? मार्जिन रिक्वायरमेंट को कैसे वो चेंज कर सकते हैं। मॉरल सुजन किस तरीके से वो जो है लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बैंक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनके हिसाब से बिहेव करने के लिए। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की किस सेक्टर को कितना लोन देना है नहीं देना है, वो सारी चीजें वो इम्पोज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये सब कुछ करने से होगा क्या? अभी हमने पढ़ लिया, हमने बड़ी जल्दी जल्दी से नाम लिए, हमने जो है बड़े फैंसी फैंसी नाम लिए, CRR, SLR, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब किया। पर ये सब काम कर कैसे रहा है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी, की मनी फ्लो कैसे हो रहा है, आपको वो समझने की जरूरत है। मैं वो एक बार आपको समझाता हूँ। लेट सपोज एक बैंक है, एक बैंक है, वो 10% पर एनम पे जो है, वो 10% पर एनम पे जो है लोन दे रही है। ठीक है, बैंक है 10% पर एनम पे लोन दे रही है। तो क्या होगा मार्केट के अंदर? क्या होगा कि मार्केट के अंदर लेट से कस्टमर्स है यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे। ठीक है, कस्टमर्स, बैंक 10% पे लोन दे रही है, कस्टमर्स क्या कर रहे हैं? बहुत सारा लोन ले रहे हैं, टेकिंग लोन्स। ये लोग बहुत सारा क्या कर रहे हैं? लोन्स ले रहे हैं। तो जब ये लोन ले रहे हैं तो क्या होगा? इनकी परचेजिंग पावर परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों का क्या होगा? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। मानो पहले कोई पर्सन आईफोन नहीं खरीद सकता था, उसने क्या किया? उसने लोन ले लिया बैंक से, अब उसकी परचेजिंग पावर क्या हुई? बढ़ गई। परचेजिंग पावर के बढ़ते ही वो क्या करेगा? वो डिमांड करेगा। ठीक है, वो डिमांड करेगा। कोई भी कभी भी लोन लेके पैसों को जेब में नहीं रखता। लोग जैसे ही लोन लेते हैं उससे क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो जैसे ही वो डिमांड करेगा, डिमांड के होते ही क्या होगा? डिमांड जैसे ही बढ़ती है किसी भी चीज की, तो उस चीज का प्राइस क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब पूरे के पूरे मार्केट में सारी चीजों का प्राइस बढ़ने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जब बैंक्स बहुत ज्यादा लोन दे रही होती है, लोग बहुत ज्यादा लोन ले रहे होते हैं, उससे उनका परचेजिंग पावर बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, उससे चीजों का प्राइस बढ़ता है, मतलब ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। अब आप मानो कि सीआरआर अभी 24 दिसंबर में, बिगिनिंग ऑफ दिसंबर, सीआरआर हमारे पास था 4.5%, 4.5%। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, बैंक के पास बैंक के पास डिपॉजिट में 100 रुपए आए, उसमें से जो है इन्हें सीआरआर रखना है। सबसे पहले सीआरआर कितना रखना है? 4.5%। फिर इनको एसएलआर कितना रखना है? 18%। ठीक है, और उसके बाद बचे हुए, मतलब 100 में से 22.5 रुपीज हटा के 77.5 जो बचे पैसे, कितने? 77.5 रुपीज जो बचे, सिर्फ इसको क्या कर सकता है? सिर्फ इसको ये एज लोन देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये क्या आ गया? ये क्वांटिटेटिव मेथड आ गया। ये क्वांटिटेटिव मेथड आ गया। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी? यहीं पे कह देगी कि सीआरआर बढ़ा दो। सीआरआर 4.5% है, मान लो, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है जनरल केसेस में, बट मान लो वो कह देगी सीआरआर 4.5% है, इसको 10% कर दो, इसको 10% कर दो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? पैसे और कम बचे, 72 रुपीज के आसपास ही अब कुछ बचेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपके लोन देने की कैपेसिटी ऑलरेडी कम हो गई, लोन मेकिंग कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी यहाँ पे जो है डिक्रीज हो गई। लोन मेकिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरीके से सीआरआर को बढ़ा के या फिर घटा के आरबीआई क्या करती है? लोन मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा या फिर घटा देती है। सिमिलर थिंग कैन हैपन विद एसएलआर। ठीक है, और अभी रिसेंटली क्या किया है, चलिए आपको रिसेंट की भी न्यूज बता देता हूँ।
रिसेंटली क्या किया है आरबीआई ने? रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है? सीआरआर 4.5% से 4.5% से कम करके 4% किया है। 4.5% से कम करके 4% किया। अब आप सोचो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। एक बार फटाफट से इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल अभी रिसेंट की न्यूज बता दी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? पहले 4.5 रुपए रखने पड़े थे, अब कितने रखने पड़ेंगे? सिर्फ 4। तो बैंक पहले 77.5 का लोन दे पा रही थी, अब कितने का दे पा रही है? 78 का लोन। ठीक है, और आप सोचिए हम 100 रुपए पे बात कर रहे हैं, 100 करोड़ पे बात करेंगे, ये जब हम 1000 करोड़ पे बात करेंगे तो ये अमाउंट कितना बड़ा बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आ गया सीआरआर एसएलआर का इस्तेमाल कैसे होता है, सीआरआर एसएलआर कब लगता है, कैसे लगता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हाँ, इसके साथ हमने ये भी देख लिया कि बैंक जब ज्यादा लोन देगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और बैंक जब कम लोन देगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। आई थिंक दिस स्लाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स ऑफ दिस होल वीडियो। ये वाला आप जरूर देखें। ठीक है, अच्छा, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको भी आंसर करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट? आई एम इरेजिंग ऑल दिस। आई होप यू गाइस आर मेकिंग नोट्स। प्लीज बनाते रहना साथ के साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको साथ के साथ ही बताता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस रेपो रेट? तो जरा एक बार फटाफट से बताओ आप मुझे कि रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट होता क्या है? द रेट at which banks can borrow money from आरबीआई। ठीक है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई जस्ट रिमेम्बर्ड, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। ठीक है, द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, वही मतलब निकला हमारे पास। ठीक है, ऑल राइट। तो क्या हो रहा है? रेपो रेट, हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेपो रेट बढ़ रहा है। ठीक है, द रेट एट विच बैंक्स कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। आप मानो पहले जो है, यहाँ पे सब कुछ मिटाता है, थोड़ा क्लीन अप करते हैं। यस, क्लीनिंग इट अप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को मैं नहीं मिटाऊंगा यहाँ से। ऑल राइट, ठीक है, सबको मिटा देता है। ओके, ऑल राइट, लेट्स गो। ठीक है, अब हम मानते हैं कि क्या हो रहा है? रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं। रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा है। मान लो पहले रेपो रेट 5% था, अभी रेपो रेट को कितना कर दिया है? 6% कर दिया है। तो पहले बैंक जो है आरबीआई से कितने पे पैसे ले पाती थी? 5% पे। बैंक के पास पैसे आ रहे हैं, बैंक उस पैसे को कस्टमर को कितने में दे रही है? बैंक उस पैसे को कस्टमर को दे रही है 10% पे। और बैंक बीच में कितना कमा रही है? बैंक का स्प्रेड कितना आया? 5%। 5% क्या है? बैंक का स्प्रेड आया। ठीक है, पर अब जब बैंक को ही 6% का मिल रहा है, तो बैंक कस्टमर को कितने का देने जाएगी? 11% का। तो 11% पे क्या होगा? कस्टमर्स कम लोन लेंगे। ठीक है, कस्टमर्स कहेंगे लोन इज गेटिंग एक्सपेंसिव, तो कस्टमर लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कस्टमर लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब आप समझो, बैंक बैंक जो है कस्टमर बैंक कस्टमर कस्टमर जब कम लोन लेगा तो कस्टमर का डिमांड क्या होगा? कस्टमर का डिमांड कम हो जाएगा, और जैसे ही कस्टमर का डिमांड कम होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन या फिर प्राइसेस क्या है? प्राइसेस कम हो जाएंगे। इस तरीके से बैंक जो है रेपो रेट का इस्तेमाल करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको पहले ये समझाया कि किस तरीके से बैंक और इन्फ्लेशन, बैंक कस्टमर डिमांड और किस तरीके से जो है इन्फ्लेशन का रिलेशन है, ताकि फिर मैं जब रेपो रेट को चेंज करूं, बढ़ाऊं या फिर घटाऊं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई होप आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस होल वीडियो। ठीक है, ना समझ आया आप वापस जाओ पीछे और एक बार देखो। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट लेट्स गो टू क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी मल्टीप्लायर। अब देखिए, जो बैंक में पैसे आते हैं वो पैसे उतने ही नहीं रहते, इट मल्टीप्लायर्स।
इट मल्टीप्लाइज। हाउ डज इट मल्टीप्लाई, वो जरा देखते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लो आप इन्हें बैंक्स मत काउंट करो, आप इन्हें एज राउंड्स काउंट कर लो, ठीक है, आप इन्हें एज राउंड्स काउंट कर लो, बैंक्स नहीं, इनको एज राउंड काउंट करता है। ठीक है, पहले कितने पैसे आए बैंक के अंदर, लेट सपोज पहले बैंक के अंदर कितने हैं, 1000 रुपए आए। बैंक ने उस पर से रिजर्व रख लिया कितना, 20%। बैंक ने कहा 200 रुपए हमें अलग रखने पड़ेंगे, थोड़े पैसे हमें आरबीआई को देने हैं, थोड़े पैसे हमें रिजर्व में। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, रिजर्व में हमारे पास यहाँ क्या क्या आ रहा है, सीआरआर, एसएलआर। बैंक ने कहा हमें तो इन दोनों जगहों पे पैसे रखने हैं, उसके लिए हम पैसे रख रहे हैं, तो बैंक ने 200 रुपए अलग कर दिए। तो बैंक अब कितना लोन दे सकती है, बैंक अब सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए लोन दे सकती है। बैंक ने ये 800 रुपए लोन दिए। अब जिसके पास लोन गया, अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझो, जिसने लोन लिया वो क्या करेगा, वो स्पेंड करेगा इस पैसे को। और वो जैसे ही इस पैसे को स्पेंड करेगा, तो ये किसी का क्या बन जाएगा, ये किसी थर्ड पार्टी का इनकम बन जाएगा। और उसके अकाउंट में जैसे ही पैसे आए, तो पैसे कहाँ पहुंच गए, बैंक में वापस पहुंच गए। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग वंस। 800 रुपए का लोन दिया बैंक ने, लेट सपोज ए को लोन दिया। ए गया, ए ने कार खरीद ली। ए ने जैसे ही कार खरीदी 8 लाख 800 रुपए की, 800 रुपए की ए ने कार खरीदी, तो ये पैसे किसके पास पहुंच गए, लेट से मारुति सुजुकी के पास पहुंच गए 800 रुपए। अब मारुति सुजुकी इन पैसों का क्या करेगी, वो अपने बैंक में ले जाके रख देगी। तो वापस से अब बैंक के पास कितने आ गए, अब 800 रुपए आ गए। अब 800 रुपए है, बैंक उसमें से कितना रखेगी, 20% रख देगी, 160 रुपीज अलग रख देगी। अब उसके पास कितने बचे हैं लोन देने के लिए, 640। उसने जो है यहाँ पे बी को लोन दे दिया। बी ने जो है जाके घर खरीद लिया, मान लो बी ने घर खरीद लिया 640 का। ठीक है, फिर ये पैसे चले गए किसी बिल्डर के पास, डीएलएफ के पास चले गए, तो डीएलएफ क्या करेगा, डीएलएफ इन पैसों को बैंक में रखवा देगा। तो फिर कहाँ, फिर बैंक में कितने आ गए, फिर 640 आ गए। अब 640 में से 20% अलग रखो, बचा हुआ आप क्या करो, बचा हुआ आप लोन दे दो अब कोई और पर्सन के पास। तो इस तरीके से पैसा क्या हो रहा है, अब आप देखो पैसा 1000 रुपए ही आया इनिशियली, वो 1000 रुपए में से 200 रुपए रख के हमने 800 रुपए का लोन दिया। वो 800 रुपए किसी ने खर्च किए, तो वो वापस से कहाँ आ गए, बैंकिंग में आ गए। फिर वो 800 रुपए में से 20% का रिजर्व रखा गया और 640 रुपए खर्च किए, लोन दिए। लोन दिए मतलब खर्च हुआ मतलब वापस से बैंक के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो प्राइमरी डिपॉजिट थोड़ा सा पैसा आता है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब आप देखो ये 1000 रुपए कितना बन जाएगा, 5000 रुपए बन जाएगा। 5 गुना हो गया, 5x हो गया पैसा। तो बैंक सिर्फ और सिर्फ जो है लोन नहीं देती, बैंक क्या करती है, मनी को मल्टीप्लाई करती है, मनी को मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, ये आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है। ओके, मूविंग ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर अब कैलकुलेट कैसे होगा, तो मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट होता है 1/CRR, ये है फॉर्मूला। ठीक है, 1/CRR इज द फॉर्मूला। तो अगर CRR 10% है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, के बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर को, हम के बोलते हैं, इसको आप यहाँ पे याद करना। तो के इक्वल्स टू 1/CRR। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, CRR कितना है हमारे पास, CRR कितना है, 10%। तो 1/10%, 10% का मतलब क्या होता है, 0.1। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 10। के इक्वल्स 10 का मतलब क्या हुआ, के इक्वल्स 10 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल इनिशियल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय विल गेट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स। 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर सिस्टम में 1000 रुपए आए थे, तो अब वो कितने बन जाएंगे, 10,000 बन जाएंगे। 10x मल्टीप्लायर का ये मतलब है, ठीक है, 10x मल्टीप्लायर का ये मतलब है। अब आपको समझ आया कैसा निकाल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा मनी मल्टीप्लायर पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन है, छोटा सा, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, आप इसको आंसर करने की कोशिश करना। हाउ डज द वैल्यू ऑफ के मतलब ये मनी मल्टीप्लायर, हाउ डज द वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वैल्यू ऑफ रिजर्व परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, के का वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, कैसे कैसे चेंज होगा जब रिजर्व का वैल्यू चेंज होगा, जब रिजर्व का वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो फटाफट से एक बार ये देखते हैं, दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम देखते हैं, इसमें हम सीआरआर को एक केस में 10% लेते हैं, एक केस में हम सीआरआर को जो है 20% लेते हैं, और एक केस में जो है हम सीआरआर को 50% लेते हैं, और देखते हैं कि होता क्या है।
ठीक है। तो जब हम CRR को 10% ले रहे हैं तो K की वैल्यू क्या आएगी? K इक्वल्स टू 1 बाय CRR। तो 1 बाय 10% इक्वल्स टू 1/0.1। ठीक है, मतलब कि K की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 10। ओके, ये मेरे पास फर्स्ट केस आ गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस, K इक्वल्स टू 1/CRR इक्वल्स टू 1/20% इक्वल्स टू 1/0.2। मतलब K की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? K की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। K की वैल्यू आ गई 5। ऑल तो मैं इतने से ही आंसर निकाल सकता हूँ। आप देखो K, रिजर्व की वैल्यू जब 10% थी तो K की वैल्यू मेरे पास कितनी आई? 10। और जब रिजर्व की वैल्यू 20% हो गई तो मेरे पास K की वैल्यू कितनी आई? 5। तो जैसे जैसे रिजर्व इंक्रीज होता है, एज रिजर्व increases, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस। ठीक है, वैल्यू ऑफ के डिक्रीजेस। अब मैं इसका आपको एक और बहुत इंट्यूटिव एग्जांपल दूं। ये तो चलिए मैंने आपको सब कुछ मैथमेटिकली करके बताया, अब मैं आपको कुछ इंट्यूटिवली बताता हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। आप सोचो, 1000 रुपए आपके सिस्टम में आए। ठीक है, रिजर्व है आपके पास दो अलग अलग, लोन के भी दो अलग अलग केस है। तो जब आप एक साथ लिख देता है, बेटर कॉम्प्रिहेंशन होगा। या मैं थोड़ा सा मिटा के इधर ही साइड में करता हूँ। ठीक है, आई होप एंड आई विश यू गाइस आर टेकिंग नोट्स। प्लीज नोट्स लेते रहना आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आज, है ना? ओके, तो मैं कह रहा था कि इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास आएगा रिजर्व 1 लोन 1, रिजर्व 2 लोन 2। तो आप मानो 1000 रुपीज का जो है इनिशियल डिपॉजिट आया मेरे पास। यहाँ पे भी इनिशियल डिपॉजिट कितने का आया? 1000 रुपीज का आया। ठीक है, रिजर्व मेरे पास 10% है। ठीक है, 10% का रिजर्व है। तो यहाँ पे लिख देता है 10% का रिजर्व एंड 20% का रिजर्व। ठीक है, तो जब 10% का रिजर्व है तो 1000 में से 100 रुपए यहाँ रख लिए जाएंगे, 900 रुपए का लोन दिया जाएगा और ये 900 रुपए मेरे पास अगले राउंड में यहाँ पे आ जाएंगे। अब 900 रुपए में से 10% रखा जाएगा, मतलब 90 रखा जाएगा, 810 का लोन दिया जाएगा। 810 यहाँ पे आएगा, 810 में से 81 रखा जाएगा और बचे हुए का जो है यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। पर जब 20% रिजर्व है तब आप देखो क्या होता है। 1000 रुपीज हमारे पास आया है डिपॉजिट, 1000 में से 200 हमने यहाँ पे रख लिया, हमने लोन कितने का दिया? सिर्फ 800 का। 800 यहाँ पे आया, 800 में से 20% मतलब 160 यहाँ दे दिया, 640 बचा। और 640 हमारे पास नेक्स्ट राउंड में आएगा। 64 64 128। अब आप सोचो, अब आप खुद देखो, अब आप खुद देखो, जैसे ही आर का वैल्यू बढ़ा, वैसे ही आपका लोन कितनी जल्दी जल्दी कम होने लगा। पहले 800 फिर 640। तो लोन क्या होगा? कम होगा। लोन के कम होने का मतलब क्या? मल्टीप्लायर आपका कम हो रहा है। जितने ज्यादा मल्टीप्लाई होना चाहिए था आपका पैसा, उतना मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको दोनों तरीके से समझ आ गया होगा, मैथमेटिकल तरीके से भी एंड इकोनॉमिक्स के तरीके से भी, कि मनी मल्टीप्लायर पूरा का पूरा काम कैसे करता है। और जब आप इसको, और जब आप इस पूरे के पूरे सिनेरियो को इसके साथ कनेक्ट करके देखोगे, जो मैंने यहाँ पे इस वाली स्लाइड पे आपको बैंक का बताया था, कि बैंक के पास जब पैसे आते हैं तो उन्हें CRR रखना पड़ता है, SLR रखना पड़ता है, वो सारी चीजें, और बचे हुए पैसे का लोन दे पाते हैं। वो सारी चीजों को आप एक साथ कनेक्ट करके पढ़ो एंड यू विल सी कि कितना अच्छा आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ आएगा। ऑलराइट, टाइम फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जब इतनी देर हमने पढ़ लिया है, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, पूरा पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, तो देखते हैं क्या अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ऑलराइट, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? ध्यान रखो, फंक्शन नहीं पूछा है, प्राइमरी फंक्शन पूछा है। प्राइमरी फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। फंक्शन तो है बट प्राइमरी नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यस। यूनिट ऑफ अकाउंट, यस। ऑल ऑफ द अबव, यू कैन टेक ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट तीनों ही आता है, तो आप ऑल ऑफ द अबव को इसमें टिक लगा सकते हो। बट सबसे मेन फंक्शन कौन सा है इस सब में? मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी? मनी का इनमें से क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इस मनी डिविजिबल? क्या मनी डिविजिबल है? क्या आप 100 रुपए का चेंज ले सकते हो? क्या आप 100 रुपए के दो 50-50 के नोट करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकते हो, इट इज डिविजिबल। इज इट ड्यूरेबल? क्या आप आज जो 100 रुपए का नोट रखोगे, 10 साल के बाद वो 100 रुपए का नोट बचा रहेगा? बिल्कुल बचा रहेगा, यस। दैट मीन्स इट इज ड्यूरेबल। क्या इसकी फिक्स सप्लाई है? क्या इसकी फिक्स सप्लाई है? अच्छा, इसमें आता है फिक्स सप्लाई है कि नहीं, पहले ये देखते हैं। क्या ये एक्सेप्टेबल है? यस, इट इज एक्सेप्टेबल। मनी तो हर जगह एक्सेप्टेबल है। क्या इसकी फिक्स सप्लाई है? नो, फिक्स सप्लाई नहीं है, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक।
तो हम इस पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे आता है क्यों नहीं है फिक्स सप्लाई, कैसे नहीं है फिक्स सप्लाई, जरा उस बारे में बात करते हैं। तो हमने पढ़ा था आरबीआई का एक फंक्शन है, आरबीआई कैन इशू करेंसी, ठीक है। तो जब आरबीआई नोट्स इशू कर रही है तो फिक्स्ड कैसे हो गया सप्लाई, सप्लाई तो चेंज हो रहा है ना, आरबीआई कभी बढ़ा रही है कभी घटा रही है, तो इसके लिए फिक्स नहीं होता सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी। अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में बात की, अभी अभी इस चीज की बात की है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, 1 रुपी नोट करती है बस, और तो कुछ नहीं करती। कौन करता है, आरबीआई करती है, ठीक है। नीति आयोग प्लानिंग का काम, सेबी सिक्योरिटीज का काम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरआर, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या है, हमने हाँ बहुत देर से हमने सीआरआर एसएलआर बोला है, फुल फॉर्म क्या आपको याद है, फुल फॉर्म इज कैश रिजर्व रेशियो। वो पैसा जो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश में, तो कैश रिजर्व रेशियो उसका नाम आता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क रेशियो नहीं है, करंट रिजर्व रेशियो नहीं है, कैश रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही नहीं है। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कोई बैंक फंस गया है तो उसकी मदद कौन करता है, क्या एसबीआई करता है, नहीं। क्या वर्ल्ड बैंक करता है, बिल्कुल ही नहीं। कौन करता है, इट्स द आरबीआई, इट्स द आरबीआई, आईएमएफ भी नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन सीआरआर, सीआरआर इंक्रीज होगा तो क्या होगा सोचो, सीआरआर मतलब कि रिजर्व 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 आपका बढ़ रहा है तो क्या होगा, सोचो। बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, क्या बैंक के पास और ज्यादा पैसे होंगे लेंड करने के लिए, नहीं। सोचो इसके बारे में, 1,000 रुपए बैंक के पास आए, रिजर्व था पहले 10%, अभी कर दिया है 20%। तो पहले वो कितना लोन दे सकते थे, पहले वो 900 रुपए का लोन दे सकते थे, अब कितने का दे सकते हैं, 800 का। तो एक्चुअली रिजर्व के बढ़ने से क्या हुआ, लोन मेकिंग कैपेसिटी कम हो गई है। बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड, बिल्कुल। और जब बैंक कम पैसे लेंड करेगी तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नहीं, इन्फ्लेशन भी घटेगा। और नो इम्पैक्ट ऑन लेंडिंग, ये तो गलत ही है, ठीक है, सरासर गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखो कितनी बारीक बारीक चीजें आपसे पूछी जा रही है। ये नहीं पूछ रहे कि मॉनेटरी पॉलिसी का टूल क्या है, क्वालिटेटिव टूल क्या है। क्या बैंक रेट है, नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑलराइट, हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात नहीं की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट को कुछ भी सेल करना होता है, सेल करना होता है, जैसे कोई कंपनी सेल करनी है, ठीक है, कोई कंपनी सेल करनी है या कोई कंपनी बाय करनी है, तो वो सब करने के लिए कौन आता है, वो सब करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई ये सारा काम करके देती है। ओके, तो ये भी जो है हमारा, ये भी नहीं है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, सीआरआर बिल्कुल ही नहीं है, ये तो क्वांटिटेटिव है, ये तो क्वांटिटेटिव है, सीधा नंबर में बात चलती है, 4.5% को 5 कर दो, 5 को 6 कर दो, 7 कर दो, है ना। तो मॉरल सुजन हमारे पास आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बातचीत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायलॉग होता है, यहाँ पे बातचीत होती है बैंक्स के साथ, कि आप ऐसा लोन मत दो, आप ऐसा लोन मत दो, आप इन लोगों को लोन दो, उन लोगों को लोन मत दो, ऐसी बातें होती है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म एनपीए स्टैंड फॉर इन बैंकिंग, एनपीए का मतलब क्या होता है, मैं जानबूझ के ऐसे कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जिससे आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाओ। एनपीए का मतलब क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेशनल पेमेंट अथॉरिटी, नेट प्राइमरी एसेट, न्यू पेमेंट एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या है, ऐसे लोन्स जो कि अब मतलब डूब गए हैं, जहां से पैसा नहीं आएगा, जैसे हम बैड डेट कहते हैं। जो भी अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं वो जरूर पहचान जाएंगे इस टर्म को, जिन्हें हम बैड डेट कहते हैं। अब ये पैसा डूब गया तो उसे बैंक में क्या कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक ऐसा एसेट जो कि अब काम नहीं करता, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा जो है कमर्शियल बैंक नहीं है। क्या आईसीआईसीआई बैंक में आप जाके खाता खुलवा सकते हो, यस, इट इज अ कमर्शियल बैंक देन, यस ये तो है। एसबीआई बिल्कुल है। क्या आरबीआई में जाके आप अपना खाता खुलवा सकते हो, नहीं खुलवा सकते, तो ये नहीं है कमर्शियल बैंक, ठीक है। एचडीएफसी में आप खुलवा सकते हो। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग इन द मनी मार्केट। अब ये तो थोड़ा ही ज्यादा ही लेवल हो गया, बट लेट मी एक्सप्लेन। मनी मार्केट, मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, जहां से आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे उठाने के लिए क्या हम बॉन्ड का यूज करते हैं, नहीं, बॉन्ड इज यूज फॉर
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बॉन्ड्स इशू होते हैं, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स ये होते हैं आपके पास, ये होता है 91 डेज, ठीक है। ये कितने कितने डेज के होता है हमारे पास, 91, 182, 364, मतलब ये हमेशा लेस देन 1 ईयर रहेगा, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ट्रेजरी बिल्स। क्या डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आपके पास बॉन्ड की तरह लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इक्विटी शेयर्स तो आपका बोरिंग होता ही नहीं, इक्विटी शेयर्स तो ये आपका राइट सेल कर रहे हो आप, ठीक है, ये तो अलग ही चीज हो गई, तो बोरिंग ही नहीं है ये। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर वाज द आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई नेशनलाइज किस ईयर में हुई थी? अब ये तो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इट वाज डन इन 1949, ठीक है। The central bank controls inflation by, important question again. सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है? इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। आप सोचो जरा, अगर बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं, लोगों के पास ज्यादा पैसे पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे ज्यादा? क्योंकि बैंक के पास पैसा है, बैंक लोन देगी, कस्टमर के पास ज्यादा पैसा पहुंचेगा, कस्टमर जो है डिमांड करेगा, कस्टमर डिमांड करेगा तो प्राइस क्या होगा, प्राइस तो बढ़ेगा, और प्राइस के बढ़ते ही क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो कंट्रोल तो हो नहीं रहा इन्फ्लेशन, ठीक है, मनी सप्लाई के इंक्रीज करने से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्रॉस करते हैं। रेजिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे सीआरआर की बात करें, सीआरआर, एसएलआर, ऐसी चीजों को बढ़ा देंगे तो अगर सीआरआर 4% से 10% कर दिया जाए, तो बैंक्स को ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे, बैंक्स को ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, और जब वो ज्यादा पैसे आरबीआई के पास रखेंगे, ठीक है, तो लेट सपोज 100 रुपए आए थे, 4% रख दिया तो बच्चे कितने, 96, और इस केस में 100 रुपए आए थे, 10 रुपए रख दिए तो बच्चा कितना, 90। बैंक की लोन मेकिंग कैपेसिटी कम हो गई, बैंक की जो है लोन मेकिंग कैपेसिटी कम हो गई, और बैंक की लोन मेकिंग कैपेसिटी कम होते ही क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। रिड्यूसिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये उल्टा हो जाएगा, प्रोवाइडिंग अनलिमिटेड लोन्स तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट आई वॉन्ट कि आप सारे लोग ये इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हो गया, ये सीआरआर एसएलआर के क्वेश्चंस हो गए, ये सब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि फंक्शन ऑफ बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये सब तो आप सबको याद हो ही जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग गलती करते हो, ठीक है, इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में, सीआरआर एसएलआर ऐसे क्वेश्चंस में गलती करते हो, इन सब में आपको गलती नहीं करनी। ओके, moving on to the last question of the video, which type of money is widely accepted and backed by the government? कौन सा ऐसा मनी है जो कि जो कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और बैक करती है? क्या कमोडिटी मनी को करती है? क्या सोने के सिक्के को करती है? क्या सरकार ने ये बोला है आप सोने के सिक्के कहीं पे भी ले जाके कुछ भी खरीद के आ सकते हो? नहीं, फिएट मनी बोलता है उसे। फिएट मनी हमने क्या पढ़ा था? फिएट मनी वॉज पेपर करेंसी, ठीक है, पेपर करेंसी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर गवर्नर का साइन हो। रिप्रेजेंटेटिव मनी कुछ है ही नहीं, और डिजिटल मनी पे भी एक तरीके से फिएट मनी का डिजिटल रूप है, तो हम फिएट मनी को इसमें टिक करेंगे। ओके, सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस आपको ये कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी टेक्निकल मैंने जानबूझ के यहाँ पे बनाई है, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग जनरली लोग इसे बहुत एक इजी चैप्टर समझते हैं, और वही कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स की, अब बैंक क्या है, बैंक पैसे कैसे कमाती है, फंक्शन क्या है बैंक के, आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, लोग सिर्फ यही पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है। और पेपर में वहाँ टेक्निकल क्वेश्चंस आने चालू हो जाता है बहुत बार, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है, रिजर्व रिक्वायरमेंट के चेंज से इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने फर्स्ट हाफ के बाद जब सेकंड हाफ में हमने स्विच किया बैंक्स के ऊपर, तो मैंने फिर टेक्निकल वीडियो ज्यादा रखी इसे, कि बेसिक्स आपके रिवाइज हो ही जाए, साथ के साथ जो आप सारी की सारी टेक्निकलिटी सीख जाओ, आप ये सीख जाओ कि मनी फ्लो कैसे करता है पूरी की पूरी इकोनॉमी में, कि बैंक के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो कस्टमर के पास ज्यादा आएंगे, फिर वो डिमांड ज्यादा करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा तो प्राइस ज्यादा बढ़ेगा, तो आपको इस तरीके से सोचना है, ये चेन ऑफ थॉट डेवलप करने के लिए मैंने सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल रखा है। आई होप आप सबको पसंद आएगा, और अगर किसी को कोई चीज समझना है आप वापस से जाके देख सकते हो, एंड फील फ्री टू रीच आउट। Thank you so much for watching this video. Keep watching LifeShelp Academy courses if you want to get into a top tier college. My target is to get you full marks in economics. Thank you. You can contact us on the number given below. Thank you.